27 सितंबर 2022। नई दिल्ली का शाहीन बाग इलाका। रात गहरी हो चुकी थी। सड़कों पर अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। गलियों में फैला अंधेरा जैसे हर हलचल को निगल चुका था। दिन में चहल पहल से भरा रहने वाला यह इलाका उस वक्त पूरी तरह शांत था। यहाँ के लोगों के मन में एक अघोषित विश्वास था कि शाहीन बाग की सीमाओं के भीतर उनकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। मानो यह इलाका अपने आप में एक स्वतंत्र दुनिया हो, जहां बाहरी दखल लगभग असंभव हो। लेकिन उस रात घड़ी ने जैसे ही 3 बजे बजाए, ये भ्रम टूटने वाला था। एक घर के दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई। दस्तक तेज नहीं थी, मगर इतनी मजबूत थी कि नींद की सबसे गहरी परत को भी चीर दे। अंदर सो रहा घर का मालिक चौंक कर उठा। उसे लगा शायद कोई पड़ोसी होगा या कोई आपात स्थिति। उसने दरवाजे की कुंडी खोली और जैसे ही दरवाजा खुला, उसकी आंखें फैल गईं। सामने खाकी वर्दी पहने 4 हट्टे-कट्टे नौजवान खड़े थे। उनके चेहरे सख्त थे, आंखों में दृढ़ता और शरीर की भाषा में किसी भी तरह की हिचक नहीं। इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाता या शोर मचा पाता, दिल्ली पुलिस के उन जवानों ने उसे झटके से पकड़ लिया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि वह प्रतिरोध भी नहीं कर सका। कुछ ही सेकंड में उसे घर के बाहर खड़ी एक गाड़ी तक ले जाया गया और अंदर बिठा दिया गया। उसकी पत्नी की चीख ने रात की खामोशी को चीर दिया। वह दरवाजे तक दौड़ी, लेकिन तब तक गाड़ी आगे बढ़ चुकी थी। शोर सुनकर पड़ोसी जागने लगे। लोग घरों से बाहर निकलने लगे। 10 से 15 लोग गाड़ी के पीछे दौड़ने ही वाले थे कि उन्होंने देखा, पूरा इलाका घेर लिया गया है। दिल्ली पुलिस के स्वॉट कमांडो हर गली में तैनात थे। आदेश बिल्कुल स्पष्ट था, ना कोई अंदर आएगा, ना कोई बाहर जाएगा। उस रात शाहीन बाग के लोगों का वह भ्रम चकनाचूर हो गया कि उनके इलाके में पुलिस घुस नहीं सकती। लेकिन यह सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं थी। ठीक उसी समय देश के अलग अलग हिस्सों में 12 और लोगों को हिरासत में लिया जा रहा था। ये सब दिखने में आम नागरिक थे, कोई शिक्षक, कोई व्यापारी, कोई सामाजिक कार्यकर्ता। लेकिन उनका असली काम एक ही था, पीएफआई के लिए काम करना। यह सब एक बड़े और बेहद गोपनीय अभियान का हिस्सा था। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ऑक्टोपस। समय को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। 6 जुलाई 2022। बिहार विधानसभा के 100 साल पूरे होने का जश्न मनाया जाने वाला था। यह एक ऐतिहासिक अवसर था। 12 जुलाई को स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना आने वाले थे। पूरे राज्य में तैयारियां जोरों पर थीं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे थे। सड़कों की सजावट, कार्यक्रमों की रूपरेखा, अधिकारियों की बैठकों का दौर, सब कुछ व्यवस्थित दिख रहा था। लेकिन प्रशासन को यह अंदाजा नहीं था कि पटना के ही फुलवारी शरीफ इलाके में एक खतरनाक साजिश जन्म ले रही है। फुलवारी शरीफ में अहमद पैलेस नाम की एक इमारत थी। बाहर से देखने पर यह एक सामान्य इमारत लगती थी, लेकिन उसकी पहली मंजिल पर कुछ लोग जमा थे। वहां हथियारों की सफाई की जा रही थी, ग्रेनेड्स की गिनती हो रही थी, नक्शे देखे जा रहे थे, रणनीति पर चर्चा चल रही थी। ये कोई मामूली अपराधी नहीं थे, ये पीएफआई के प्रशिक्षित सदस्य थे। उनका मकसद था 12 जुलाई को जब प्रधानमंत्री मोदी पटना आए, तब दिन दहाड़े उन पर हमला करना। उन्होंने प्रधानमंत्री के काफिले का संभावित रूट खंगाल लिया था। उन्हें अंदाजा था कि सुरक्षा कहां मजबूत है और कहां चूक की संभावना हो सकती है। सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहा था। तभी एक छोटी सी घटना ने इस पूरी साजिश की दिशा बदल दी। फुलवारी शरीफ थाने के एसओ इकरार अहमद के मोबाइल पर एक व्हाट्सएप मैसेज आया। यह संदेश सामान्य नहीं था। उसमें भड़काऊ शब्द लिखे थे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मुसलमान आखिर कब बनोगे तुम? प्रॉफिट की महानता का गुणगान कब करोगे? कल जुम्मे की नमाज है। नया टोला की जामा मस्जिद पहुंचो और अपने रसूल को साबित करो। यह मैसेज सामान्य धार्मिक अपील नहीं लग रहा था। इसमें उकसावे की तीखी गंध थी। पुलिस ने तुरंत एक 0 एफआईआर दर्ज की। शुरुआत में मामला सीमित प्रतीत हुआ, लेकिन जैसे जैसे प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की तारीख नजदीक आई, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं। बिहार पुलिस ने व्हाट्सएप मैसेज की तह तक जाने का फैसला किया। जांच की डोर फुलवारी शरीफ के अहमद पैलेस तक जा पहुंची। 11 जुलाई को पुलिस ने वहां छापा मारा। जो दृश्य सामने आया, उसने सबको हिला दिया। वहां सिममी का पूर्व सदस्य अतहर परवेज मौजूद था। साथ में झारखंड पुलिस का रिटायर्ड दरोगा मोहम्मद जलालुद्दीन भी था। वे युवाओं को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहे थे। कमरे में दस्तावेज,
डिजिटल उपकरण और संदिग्ध सामग्री बिखरी पड़ी थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली चीज थी एक मोटा डॉक्यूमेंट। उसका शीर्षक था इंडिया 2047 टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लाम इन इंडिया। उस दस्तावेज में विस्तार से लिखा गया था कि 2047 तक, जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, तब तक भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की योजना कैसे पूरी की जाएगी। पूछताछ में उन्होंने स्वीकार किया कि प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के दौरान हमला करने की योजना थी। ये खबर जैसे ही दिल्ली पहुंची, वहां हलचल मच गई। जब यह जानकारी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल तक पहुंची, उन्होंने तुरंत स्थिति की गंभीरता को समझ लिया। यह कोई सामान्य आपराधिक साजिश नहीं थी, यह एक संगठित बहुस्तरीय नेटवर्क का संकेत था। 15 जुलाई 2022 को इंटेलिजेंस ब्यूरो ने मरगूब अहमद दानिश को गिरफ्तार किया। उसके फोन में गजवा-ए-हिंद नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप मिला। उसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश के आतंकी संगठनों के लिंक मौजूद थे। अब तस्वीर साफ होने लगी थी। पीएफआई सिर्फ एक संगठन नहीं रह गया था, वह एक ऐसा नेटवर्क बन चुका था जो भीतर से व्यवस्था को कमजोर कर रहा था। उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और अजीत डोभाल के बीच एक गुप्त बैठक हुई। अजीत डोभाल ने साफ शब्दों में कहा, यह लोग प्रधानमंत्री की हत्या का प्लान बनाकर भी खुले घूम रहे हैं। मेरा मानना है कि ऐसा सोचना भी पाप है। मैं आपको वचन देता हूं कि आज से 90 दिन के अंदर अंदर इस देश की धरती से पीएफआई का अस्तित्व मिटा दिया जाएगा। यहीं से शुरू हुई उल्टी गिनती। डोभाल जानते थे कि पीएफआई कोई साधारण संगठन नहीं है। वह सिम्मी की तरह खुला उग्रवादी चेहरा लेकर सामने नहीं आता था। उसने खुद को एक सामाजिक संगठन के रूप में प्रस्तुत किया था। स्कूल, सामाजिक कार्य, मानवाधिकार की बातें, यह उसका बाहरी चेहरा था। लेकिन अतीत में उसके खिलाफ कई गंभीर आरोप दर्ज हो चुके थे। 2010 में केरल के प्रोफेसर टीजे जोसेफ का हाथ काटे जाने की घटना ने देश को झकझोर दिया था। 2016 तक दंगों के 125 से अधिक मामले पीएफआई से जुड़े बताए गए। 2017 में यह भी सामने आया कि केरल से आईएसआईएस में शामिल हुए कुछ युवाओं के तार पीएफआई से जुड़े थे। डोभाल समझ चुके थे, सीधा हमला करना आसान नहीं होगा। बिना ठोस सबूत के कार्रवाई हुई तो हालात बिगड़ सकते हैं। इसलिए उन्होंने एक शांत लेकिन बेहद सुनियोजित रणनीति बनाई। 30 जुलाई 2022 को दिल्ली में एक इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई। उसमें सूफी संतों और मुस्लिम विद्वानों ने हिस्सा लिया। प्रस्ताव पारित हुआ कि पीएफआई जैसे कट्टरपंथी संगठन इस्लाम और देश दोनों के लिए खतरा है। यह पहला कदम था पीएफआई को सामाजिक रूप से अलग थलग करने का। उधर पर्दे के पीछे आईबी और रॉ को निर्देश मिल चुके थे, हर छोटे बड़े नेता की पूरी जानकारी जुटाओ। फोन रिकॉर्ड, बैंक लेन देन, विदेशी फंडिंग, गतिविधियां, सब कुछ। अगले 2 महीनों में खुफिया एजेंसियों ने चुपचाप पूरा जाल बिछा दिया। अगस्त तक एक विस्तृत डोजियर तैयार हो चुका था। अगस्त 2022 के अंत तक तस्वीर पूरी तरह साफ हो चुकी थी। 2 महीनों की खामोश निगरानी, दर्जनों गुप्त बैठकों, सैकड़ों कॉल रिकॉर्ड्स की पड़ताल और वित्तीय लेन देन की जांच के बाद अजीत डोभाल के पास एक ऐसा डोजियर तैयार था जिसमें पीएफआई की पूरी संरचना, उसकी कमान, उसकी फंडिंग और उसके जमीनी नेटवर्क की बारीकियां दर्ज थीं। अब सवाल यह नहीं था कि कार्रवाई होगी या नहीं, सवाल सिर्फ यह था कि कब और कैसे। सबसे बड़ी चुनौती थी गोपनीयता। अगर जरा सी भी खबर लीक हो जाती तो पीएफआई के प्रमुख नेता भूमिगत हो सकते थे, संगठन के दस्तावेज गायब हो सकते थे, डिजिटल सबूत मिटाए जा सकते थे और सबसे खतरनाक, देश के अलग अलग हिस्सों में दंगे भड़काए जा सकते थे। इसीलिए रणनीति बहुस्तरीय थी। 4 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक गए। बाहर से यह एक सामान्य राजनीतिक दौरा दिख रहा था। मीडिया में बयान, मुलाकातें, औपचारिक कार्यक्रम, सब सामान्य। लेकिन बंद कमरे के भीतर कर्नाटक के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के साथ जो चर्चा हुई, उसमें पीएफआई की गतिविधियों पर विस्तार से बात हुई। राज्य स्तर पर किन अधिकारियों को शामिल करना है, किन्हें नहीं, यह सब तय किया गया। इसके बाद 2 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के कोच्चि पहुंचे। वहां आईएनएस विक्रांत का उद्घाटन होना था। समारोह संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री दिल्ली लौट गए, लेकिन अजीत डोभाल वहीं रुक गए। मीडिया ने इसे एक नियमित सुरक्षा समीक्षा माना, लेकिन असल में कोच्चि के गेस्ट हाउस में देर रात तक बैठकें चलती रहीं।
केरल पुलिस के डीजीपी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा हुई। पीएफआई के मुख्यालय, उसके प्रमुख नेताओं, उसकी वित्तीय शाखाओं और जमीनी इकाइयों पर फोकस किया गया। केरल पीएफआई का गढ़ था। अगर वहां ऑपरेशन सफल रहा तो पूरे नेटवर्क की रीढ़ टूट सकती थी। कोच्चि के बाद डोभाल चुपचाप मुंबई पहुंचे। वहां गवर्नर हाउस में महाराष्ट्र पुलिस के साथ बैठक हुई। हर राज्य को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गईं, लेकिन किसी को भी पूरी तस्वीर नहीं दी गई। हर टीम को सिर्फ उतनी ही जानकारी दी गई जितनी उसके हिस्से की कार्रवाई के लिए जरूरी थी। 21 सितंबर 2022 को दिल्ली में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक हुई। कमरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और आईबी प्रमुख मौजूद थे। डोभाल ने शांत स्वर में पूरी तैयारी का ब्यौरा रखा। 15 राज्यों में पीएफआई के 93 ठिकानों की पहचान, किसे गिरफ्तार करना है, किसके यहां छापा मारना है, किन डिजिटल डिवाइस को प्राथमिकता से जब्त करना है, सब सूचीबद्ध। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा, हमारी एक छोटी सी गलती से देश जल सकता है। कार्रवाई सटीक होनी चाहिए। ऐसा ऑपरेशन होना चाहिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। ग्रीन सिग्नल मिल चुका था। ऑपरेशन ऑक्टोपस शुरू होने वाला था। 22 सितंबर 2022 की सुबह। देश के अधिकांश लोग गहरी नींद में थे, लेकिन 15 राज्यों में सुरक्षा एजेंसियां एक साथ हरकत में आ चुकी थीं। एनआईए, ईडी और राज्य पुलिस की टीमें सीआरपीएफ के सहयोग से तय ठिकानों की ओर बढ़ रही थीं। केरल में, जहां पीएफआई का मुख्यालय था, चेयरमैन ओएमआई सलाम के घर का दरवाजा खटखटाया गया। कुछ ही मिनटों में उन्हें हिरासत में ले लिया गया। दिल्ली में पीएफआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष परवेज अहमद को सुबह सुबह उनके निवास से उठाया गया। कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, हर जगह लगभग एक जैसी तस्वीर थी। दरवाजे खुलते, वारंट दिखाए जाते और कुछ ही पलों में प्रमुख नेता पुलिस की गाड़ियों में बैठाए जा चुके होते। सुबह होते होते खबर मीडिया तक पहुंच गई। देश भर में पीएफआई के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। एनआईए का सबसे बड़ा छापा। केरल और तमिलनाडु में पीएफआई समर्थकों ने बंद का आह्वान किया। कुछ स्थानों पर बसों में आग लगाई गई, पेट्रोल बम फेंके गए, आरएसएस के दफ्तरों को निशाना बनाया गया। लेकिन इस संभावना के लिए पहले से तैयारी थी। रैपिड एक्शन फोर्स संवेदनशील इलाकों में तैनात थी। अतिरिक्त पुलिस बल पहले ही अलर्ट पर था। पहले चरण में 106 बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया गया। जब्त किए गए लैपटॉप, हार्ड डिस्क और दस्तावेजों की प्रारंभिक जांच में चौंकाने वाली सामग्री सामने आई। विदेशी फंडिंग के रिकॉर्ड, संभावित हिट लिस्ट, दंगों की रणनीति और हथियारों से संबंधित जानकारी। लेकिन डोभाल जानते थे, यह सिर्फ पहला वार था। पीएफआई की पहली पंक्ति के नेता जेल में थे, लेकिन दूसरी पंक्ति अभी सक्रिय थी। और यही दूसरी पंक्ति बदले की भावना में देश में अशांति फैलाने की कोशिश कर सकती थी। इसीलिए ऑपरेशन का दूसरा चरण पहले से तय था। 27 सितंबर 2022 की रात। फिर वही सन्नाटा, फिर वही दस्तकें। शाहीन बाग से लेकर निजामुद्दीन तक, मैसूर से लेकर मालेगांव तक एक बार फिर दरवाजे खटखटाए गए। इस बार राज्य पुलिस ने कमान संभाली। 7 राज्यों में एक साथ छापेमारी हुई। वे लोग जो दंगों को जमीन पर अंजाम देने वाले थे, जो संगठन के जमीनी नेटवर्क को चलाते थे, उन्हें निशाना बनाया गया। 170 से अधिक अतिरिक्त गिरफ्तारियां हुईं। अब पीएफआई के पास न तो नेतृत्व बचा था, न सक्रिय नेटवर्क, न वित्तीय ढांचा। पूरा ढांचा ताश के पत्तों की तरह बिखर चुका था। 27 सितंबर की रात बीती। 28 सितंबर 2022 की सुबह गृह मंत्रालय ने एक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया। उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा था, पीएफआई और उसके 8 सहयोगी संगठनों को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के तहत 5 वर्षों के लिए प्रतिबंधित किया जाता है। सिर्फ मुख्य संगठन ही नहीं, बल्कि उसका छात्र संगठन, महिला विंग और अन्य शाखाएं भी प्रतिबंधित की गईं। प्रतिबंध लगते ही देश भर में पीएफआई के दफ्तर सील कर दिए गए, बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए, वेबसाइट्स ब्लॉक कर दी गईं। एक नेता ने गिरफ्तारी से पहले संगठन को भंग करने की घोषणा की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऑपरेशन ऑक्टोपस ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था। यह अभियान केवल एक संगठन के खिलाफ कार्रवाई नहीं था, यह एक रणनीतिक, बहुस्तरीय और संयमित सुरक्षा ऑपरेशन था। अजीत डोभाल ने जो 90 दिनों का वादा किया था, वह निभाया गया। बिना बड़े पैमाने की हिंसा, बिना खुली गोलीबारी
और बिना देशव्यापी अशांति के एक व्यापक नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया गया। जिस संगठन ने 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का दस्तावेज तैयार किया था, उसका अपना अस्तित्व 2022 में समाप्त हो गया। ऑक्टोपस के आठों हाथ काट दिए गए थे। यह कहानी केवल एक ऑपरेशन की नहीं, बल्कि धैर्य, खुफिया रणनीति और राजनीतिक इच्छा शक्ति के समन्वय की थी। और 27 सितंबर 2022 की वह रात, शाहीन बाग की वह दस्तक, इस पूरे अभियान का प्रतीक बन गई।